ना लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वेरियस प्रोसेसेस में अप्लाई करके भी देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स टोटल 4 प्रॉपर्टीज के बारे में है। फर्स्ट इज इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट इज एंथैल्पी, थर्ड इज एंट्रोपी एंड लास्ट वन इज गिब्स फ्री एनर्जी। वन मोर एनर्जी इज देयर व्हिच इज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर टोटल में देखा जाए तो आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं 5 फंक्शंस पे टिका हुआ है, जिसमें से इंटरनल एनर्जी आप लोग कर चुके हो। आज हम लोग दूसरा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, विच इज एंथैल्पी। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी। एंथैल्पी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जानना चाहें तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी से नहीं पता की जा सकती। इंटरनल एनर्जी डज नॉट गिव्स यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। दैट्स व्हाई वी डिवाइस्ड अ न्यू फंक्शन कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ सिस्टम की प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी को भी अकाउंट में लेती है। इसीलिए एंथैल्पी किसी भी सिस्टम के टोटल एनर्जी की कंप्लीट पिक्चर होती है। तो एंथैल्पी को हमने इसीलिए डिवाइस किया ताकि हम किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल सकें। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप उसी स्टेटमेंट को यूज करो तो इसका डेफिनेशन भी बन जाएगा प्लस फॉर्मूला भी बन जाएगा। क्या होती है एंथैल्पी? इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। Why it represents total energy of a system? Because it is the sum of internal energy plus प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर आप ये लिख दोगे एंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी, तो आपका डेफिनेशन बन गया। और अगर आप इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो तो आपको एंथैल्पी का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ 3 more थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट एंथैल्पी। वेरी फर्स्ट, इट गिव्स यू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हीट प्रोड्यूस करने की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो आप उसकी एंथैल्पी से निकाल सकते हो। तो एंथैल्पी ही एक तरीका है जिससे आप किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट को पता कर सकते हो। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी स्टेट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सम ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी जो कि स्टेट फंक्शन है, एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी जिसमें प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। So since it is a sum of all state functions, that's why it itself also must be state function. Last, it is an extensive property. Extensive property से मेरा क्या मतलब होगा कि अगर आप सब्सटेंस का अमाउंट कम लोगे तो उसकी एंथैल्पी कम आएगी, अगर आप अमाउंट बढ़ा दोगे तो उसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी, which is absolutely true। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की एंथैल्पी मतलब उसका टोटल हीट कंटेंट 2 लीटर पेट्रोल के हीट कंटेंट से तो कम ही होगा। सो जैसे जैसे आप पेट्रोल का अमाउंट चेंज करोगे उसकी एंथैल्पी चेंज होगी। सो एंथैल्पी मस्ट बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एंथैल्पी का डेफिनेशन और फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, प्लस ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने। नेक्स्ट वी विल सी द डेरिवेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। नेक्स्ट वी विल डू द डेरिवेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। हमसे बोला गया प्रूव कीजिए कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। ये सेम डेरिवेशन आपसे चेंज इन एंथैल्पी के नाम से भी पूछी जा सकती है। सो वी विल स्टार्ट विद द मैथमेटिकल डेरिवेशन डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी? दैट एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी का सम होती है। तो उसी से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस सेम फॉर्मूले को हम लोग सिस्टम में 2 स्टेट्स के लिए डिफाइन करते हैं। मान लीजिए सिस्टम पहले स्टेट ए में था और बाद में वो स्टेट बी में चेंज हो गया। दोनों स्टेट में उसके सारे पैरामीटर्स क्या होंगे? स्टेट ए में मान लीजिए उसकी एंथैल्पी H1 थी, इंटरनल एनर्जी U1 और प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 थे। स्टेट बी में उसका एंथैल्पी H2 हो गया चेंज होने के बाद, और इंटरनल एनर्जी U2 हो गई, प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 हो गया। तो स्टेट ए में उसके पैरामीटर्स कुछ और है, स्टेट बी में उसके कुछ पैरामीटर और है। अब अगर स्टेट ए में मैं उसका एंथैल्पी निकालूं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी से मुझे क्या मिलेगा? स्टेट ए के लिए मैं सारी वैल्यूज को 1 1 1 रख दूंगा, मतलब जो स्टेट इनिशियल स्टेट वाले पैरामीटर्स थे वो। जब थोड़ी देर के बाद सिस्टम में स्टेट चेंज हो जाएगा तब उसका एंथैल्पी मैं कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा? H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, क्योंकि अब उसकी एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ बदल चुका है, तो उस हिसाब से मैं उसका एंथैल्पी निकालूंगा। अब मेरे पास सिस्टम के इनिशियल स्टेट और सिस्टम के फाइनल स्टेट की एंथैल्पीज आ गई हैं। अगर मेरे पास सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की एंथैल्पी है तो चेंज ऑन एंथैल्पी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। और मेरे पास दोनों एंथैल्पीज हैं तो मैंने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। कॉमन टर्म्स को मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया, जैसे इंटरनल एनर्जी को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, प्रेशर वॉल्यूम को मैंने एक जगह पे ले लिया। इंटरनल एनर्जी के लिए आप देख रहे हो ब्रैकेट में U2 माइनस U1 आया जिसको मैं डेल्टा U लिख सकता हूँ, और यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 आया जिसको मैं डेल्टा PV लिख सकता हूँ। Now one thing you must remember, enthalpy is always defined at constant pressure। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप बस ये याद रख लो दैट enthalpy is always derived at कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहीं पे छोड़ दूंगा तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्रेशर चेंज दिखाया जा रहा है, जबकि एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे निकाली जाती है लेबोरेटरी में।
आप चाहो थियोरेटिकली बाद में इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी निकाल सकते हो, पर इसको डिफाइंड हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे ही किया जाता है। और इसका ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप बस ये पॉइंट याद कर लो कि एंथैल्पी सिंस ऑलवेज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमको इस फॉर्मूले में कांस्टेंट प्रेशर के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो मैं सेम फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, मैं बोल देता हूं कि सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, तो जितना जो इनिशियल प्रेशर रहा होगा वही फाइनल प्रेशर रहा होगा। तो मैं दो प्रेशर क्यों लिखूं, P1 P2 क्यों लिखूं, उसकी जगह मैं सिंपल में P लिख देता हूं। अब ये जो P2 V2 माइनस P1 V1 था, इस लॉजिक के हिसाब से अब मैं उसमें P1 और P2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, P। तो ये बन जाएगा P2 V2 PV2 माइनस PV1। P अब मैं कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा V2 माइनस V1 जो बन जाएगा फाइनली डेल्टा V, और यही P डेल्टा V मैं इसकी जगह पे पुट कर दूंगा। क्या फर्क पड़ गया दोनों में, यहां से आंसर आ रहा था डेल्टा PV, अब आंसर क्या आया P डेल्टा V। कौन से लॉजिक के बाद, कांस्टेंट प्रेशर वाले लॉजिक के बाद। क्यों लगाना पड़ा ये लॉजिक, बिकॉज एंथैल्पी इज ऑलवेज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर यही P डेल्टा V अगर मैं ये इस साइड वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं, सो नाउ दिस फॉर्मूला इज टेक्निकली मोर करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि डेल्टा P वाला आप लिख नहीं सकते, आप लिख सकते हो, बट टेक्निकली आपको हमेशा एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन करनी है। चेंज इन प्रेशर करने के लिए बहुत सारे और भी लॉजिक बताने पड़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो होपफुली आपको चेंज इन एंथैल्पी का डेरिवेशन समझ गया होगा। नेक्स्ट ना, अभी अभी मैं बोल रहा था एंथैल्पी इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, और एंथैल्पी के डेफिनेशन में मैं बोल चुका हूं एंथैल्पी इज नथिंग बट अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। तो एक छोटा सा प्रूफ तो मैं इसका आपको अभी क्या भी दे देता हूं, दैट एंथैल्पी वो हीट कंटेंट है जो कांस्टेंट प्रेशर पे लिया जाता है। उसी के लिए मैं ये डेरिवेशन सॉल्व करता हूं। अगर मैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी प्रूफ कर देता हूं, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि एंथैल्पी कौन सा हीट कंटेंट है, ये वो हीट कंटेंट है जो कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट किया गया। लेट्स ट्राई, देखते हैं ये प्रूव होता है या नहीं। अब मेरे सामने बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे सामने है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले से अगर मैं क्यू निकालूं, डब्ल्यू को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं, तो मेरे पास क्यू आ जाएगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में वर्क डन के टाइम पे ये डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, दैट एट कांस्टेंट प्रेशर डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डेल्टा वी। अगर ये माइनस पी डेल्टा वी यहाँ डब्ल्यू की जगह पे मैं पुट कर दूं, तो मेरे फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा यू माइनस ब्रैकेट में माइनस पी डेल्टा वी जो कि डब्ल्यू की वैल्यू है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नोट करोगे कि स्टार्टिंग में मैंने क्यू लिखा था और यहाँ पे मैंने क्यूपी लिखना शुरू कर दिया। ये बस ये मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये जो क्यू होगा इस डेरिवेशन के अंदर, ये क्यू कांस्टेंट प्रेशर वाला क्यू होगा। कांस्टेंट प्रेशर वाला क्यू होगा, मुझे कैसे पता, क्योंकि जो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो वर्क डन का फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला ही फॉर्मूला है। ठीक ना, अब हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूं, और जो अभी अभी मैंने क्यूपी के लिए डिराइव किया था उसको अगर मैं इक्वेशन 2 मान लूं, आप चेक कीजिए दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों के राइट साइड में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लिखा हुआ है। इस हिसाब से इक्वेशन 2 और 3 हमें क्या समझा रहे हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी होता है। और अगर ये प्रूव हो जा रहा है तो फिर मैंने आपको अभी अभी ये बता दिया कि डेल्टा एच इज नथिंग बट विच हीट एब्जॉर्ब, it is that heat absorbed which has been done at constant pressure। ये वो हीट एब्जॉर्ब्ड है जो कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला गया है। डन। तो इसी बहाने ये भी प्रूफ हो गया कि चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट अ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी 2 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि दैट प्रूफ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी है तो अब मैं ये सेम क्यूपी हर उस जगह लिख सकता हूं जिस जगह पे डेल्टा एच लिखा होगा। इसी चैप्टर में आगे चलकर आप डेल्टा एच के और भी बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे, तो उन सब फॉर्मूले में अगर मैं चाहूं तो डेल्टा एच हटाकर अब क्यूपी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये प्रूफ कर दिया। और आगे आप देखोगे भी कि कई जगह डेल्टा एच के फॉर्मूलों में मैं जानबूझकर 2-2 बार लिखूंगा, एक बार डेल्टा एच के फॉर्म में लिखूंगा और एक बार क्यूपी के फॉर्म में लिखूंगा। तो उसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया, सिंस डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, इसलिए हर जगह पे मैं डेल्टा एच की जगह पे क्यूपी लिख सकता हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन बताइए। पहली बात कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में हम लोग रिलेशन क्यों बनाने जा रहे हैं, उसका मेन कारण है कि हम चाहते हैं एंथैल्पी एक केमिकल रिएक्शन के लिए डिफाइंड हो जाए। अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें तो प्रेशर वॉल्यूम मेंशन नहीं होता, वो तो सिर्फ गैसियस रिएक्शंस में होता है। जो बाकी के रिएक्शंस होते हैं उसमें हर बार आपको प्रेशर वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि डेल्टा एच का एक ऐसा फॉर्मूला हो जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में भी लगाया जा सके, जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो पुराना फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये उसी का एक और फॉर्म है जिसको केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करना ज्यादा आसान होगा। मैं बस पी डेल्टा वी की जगह पे वो टर्म्स लेकर आने जा रहा हूं जो केमिकल रिएक्शन में आसानी से मिल जाते हैं। सो जस्ट चेक आउट। पहले लेट्स स्टार्ट विद एन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमको क्या बताती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं
ये सेम आइडियल गैस इक्वेशन इनिशियल स्टेट में लगाऊं बट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुका हूं, एंथैल्पी है तो प्रेशर कांस्टेंट ही होगा। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे इस डेरिवेशन को अप्लाई करूं तो ये मुझे देगा PV1 इज इक्वल टू N1RT। नाउ P इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा बिकॉज वो तो कांस्टेंट है एंथैल्पी की वजह से, R तो होता ही है गैस कांस्टेंट, और सिंस मैं आइसोथर्मल कंडीशन में कैलकुलेशन करने जा रहा हूं दैट्स व्हाई मैंने TB कांस्टेंट रख लिया है। इसीलिए सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आप ये चाहोगे तो आप ये एवोगेड्रोस लॉ से वेरीफाई भी कर सकते हो। एज पर एवोगेड्रोस लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो अगर आप ये जानना चाहोगे कि सर V और N ही क्यों चेंज हो गया, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, एक बदलेगा तो दूसरा बदल ही जाता है एज पर एवोगेड्रोस लॉ। नाउ इनिशियल स्टेट में PV1 इज इक्वल टू N1RT लेंगे हम लोग, तो फाइनल स्टेट में इसमें से क्या क्या बदलेगा, P R और T तो कांस्टेंट है तो सिर्फ वॉल्यूम ही बदलेगा, और अगर वॉल्यूम बदल रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे ही बदलेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया फ्रॉम एवोगेड्रोस लॉ। अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर दूं, फाइनल स्टेट वाली इक्वेशन में से अगर मैं इनिशियल स्टेट वाली इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, PV2 माइनस PV1 मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, और N2RT माइनस N1RT मिल जाएगा राइट साइड में। अब इसमें से अगर मैं P कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ V2 माइनस V1, और अगर यहां से मैं RT कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा N2 माइनस N1। अब V2 माइनस V1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा V, और N2 माइनस N1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा N। ये बन गया आपका P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NRT वाला फॉर्म। इसका मतलब अब आज के बाद जहां जहां पे मैं P डेल्टा V लिख रहा हूं वहां वहां पे मैं डेल्टा NRT भी लिख सकता हूं। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो चेंज इन एंथैल्पी की डेरिवेशन से हमको क्या फॉर्मूला मिला था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जो सबसे पहला इक्वेशन है हमारा। अब उस इक्वेशन के P डेल्टा V की जगह पे इक्वेशन नंबर 4 हमको क्या बता रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NRT। तो वही मैंने चेंज कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ पे चेंज करके क्या लिखा है मैंने, बस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT लिखा है। अब ये G लिखने का बहुत स्पेशल कारण है कि आप जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को ही कंसीडर करोगे आप, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला किसी सॉलिड या लिक्विड पे लगा दोगे तो वो आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा। तो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से ये मेंशन भी किया है कि जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन मिले, सपोज कीजिए केमिकल इक्वेशन A प्लस बी गिव C प्लस डी के फॉर्म में है, तो इसमें से जब मैं आपसे डेल्टा N पूछूं तो प्रोडक्ट में से आप उसी प्रोडक्ट का मोल निकालना जो गैसियस फॉर्म में है। अगर C गैसियस फॉर्म में है तो आप सिर्फ N ऑफ Cg लेना, मतलब सिर्फ सी का ही मोल कंसीडर करना। ए और बी में से मान लीजिए कि बी गैसियस स्टेट में है तो यहां से भी आप सिर्फ किसका मोल लोगे, बी का ही मोल लोगे। आप देख रहे हो कि मैंने ए को इग्नोर कर दिया, डी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि डेल्टा एन के फॉर्मूले में सिर्फ उसी के रिएक्टेंट और उसी के मोल्स कंसीडर होंगे जो गैसियस स्टेट में है। तो वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स आप कंसीडर करोगे जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं। ये बात का आप ध्यान रखना, इसी पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गड़बड़ करते हैं। नाउ अब फॉर्मूला क्या बन चुका है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। पर अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि डेल्टा H की जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, QP। तो ये सेम फॉर्मूला एक बार मैंने QP की भाषा में लिख दिया है। अब एक और डेरिवेशन है जहां पे ये प्रूव किया जाता है दैट डेल्टा U इज इक्वल टू QV, वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी के लिए आप मान लो कि डेल्टा H को QP लिखा जा सकता है और डेल्टा U को QV लिखा जा सकता है। इस बेसिस पे अगर मैं ये दोनों नए टर्म्स पुट कर दूं तो ये सेम इक्वेशन नंबर 5 ऐसे भी लिखी जा सकती है, डेल्टा H की जगह पे QP और डेल्टा U की जगह पे QV। तो ये सेम फॉर्मूला इस फॉर्म में भी आ जाएगा, और इन दोनों में से किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन दी जाती है तो आप सिर्फ यहां तक भी कंप्लीट करोगे तो भी चलेगा, बट पॉसिबल है कि एग्जामिनर आपसे ये वाला फॉर्म मांगे। अगर एग्जामिनर आपसे ये फॉर्म मांगता है तो फिर आपको एंड तक जाना पड़ेगा, डेल्टा H की जगह QP और डेल्टा U की जगह पे QV लिख कर दिखाना पड़ेगा। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग ना। अभी हम लोगों ने डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट किया था कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने डेल्टा NGRT इज इक्वल्स टू P डेल्टा V प्रूफ किया था। अब उसी डेल्टा NGRT को मैं वर्क डन के फॉर्मूले में भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में भी माइनस P डेल्टा V ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पे मैं लिख रहा हूँ वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। जो लास्ट टाइम आपने वर्क डन किया था याद कीजिए, वो सिलेंडर में गैस के थ्रू करवाया गया वर्क था। अभी जो मैं वर्क डन निकालने जा रहा हूँ ये किस में होगा, केमिकल रिएक्शन में। अब केमिकल रिएक्शन में मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि वहां पे प्रेशर वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को। तो दैट्स व्हाई अगर आप यही वर्क डन का फॉर्मूला किसी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम की जगह क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। और लास्ट डेरिवेशन में तो मैंने P डेल्टा V को डेल्टा NGRT के इक्वल प्रूफ कर ही दिया था। तो ये सेम फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस
पी डेल्टा वी को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT के थ्रू। अब अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर मुझे अमाउंट पता है तो मैं ये बता सकता हूं कि W पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। हमने ये स्टार्टिंग में भी किया था कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जिससे हमने ये पता किया था कि अगर वर्क डन निगेटिव है तो वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है या फिर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। तो यही सेम काम अब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन में भी कर पाएंगे अगर मैं फॉर्मूले को W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT के फॉर्म में लिखूं तो। कैसे, अगर मेरे पास केमिकल इक्वेशन है तो मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल को कंपेयर करूंगा। अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एनजी आप कैसे निकालोगे, डेल्टा एनजी आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। अगर प्रोडक्ट का मोल बड़ा है और रिएक्टेंट का मोल कम है तो जब आप बड़े में से छोटा नंबर माइनस करोगे तो ऑफ कोर्स है कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब अगर डेल्टा एनजी ही पॉजिटिव हो गया तो हमारे मेन फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा NGRT लिखा हुआ है। अगर ये डेल्टा NG पॉजिटिव है तो प्लस इंटू माइनस से साइन वही का वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब W क्या बना रहेगा, नेगेटिव ही बना रहेगा। और अगर W नेगेटिव है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नेक्स्ट, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से कम है तब क्या होगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा। अगर प्रोडक्ट का मोल कम है तो आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे, छोटे में से अगर आप बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो डेल्टा एनजी का आंसर माइनस में आएगा। और अगर मैं यहाँ पे W इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस डेल्टा NGRT अगर पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब मेरा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। और वर्क डन जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या निकाला था, वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है। अब अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन आपको दे दिया गया जिसमें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल सेम है, तब आपका डेल्टा एनजी ऑफ कोर्स जीरो आएगा। अगर दोनों मोल्स ही सेम है तो सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे, आंसर जीरो आएगा। अगर डेल्टा एनजी जीरो हो गया तो वर्क डन के फॉर्मूले में ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, और इन दैट केस आपका जो वर्क डन है वो भी क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब नो वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड। तो आपसे अगर अचानक से कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप वर्क डन निकालो, तो वर्क डन अब केमिकल रिएक्शन में आप माइनस पी डेल्टा वी के थ्रू तो निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि माइनस पी डेल्टा वी कब लगेगा, जब एक सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा, गैस मूव करेगी। पर अगर एग्जाम में आपको एक केमिकल इक्वेशन दे दी जाए तो केमिकल इक्वेशन में आप वर्क डन कैसे निकालोगे, तब आप W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी नहीं यूज करके क्या यूज करोगे, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NGRT। और डेल्टा NG की जगह पे आप क्या लेने वाले हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर केमिकल इक्वेशन गिवन है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स तो होंगे ही उसमें, और वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स को यूज करके आप सब्सट्रैक्ट करके ये तीनों में से कोई ना कोई एक केस पता कर लोगे कि या तो NP ग्रेटर देन NR है, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज्यादा है, या तो कम है या इक्वल है। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है तो आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा और W निगेटिव आ जाएगा, मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया। और उस हिसाब से आप वर्क डन पे कमेंट कर सकते हो कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली किसके लिए है, केमिकल रिएक्शंस के लिए। जो लास्ट आपने पढ़ा था दैट वाज फॉर द गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। दोनों डेरिवेशन में होपफुली आपको फर्क समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी कंडीशंस पॉसिबल है जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो पहली कंडीशन तो वो होगी जिसमें डेल्टा वी जीरो होता हो। अब डेल्टा वी कौन सी प्रोसेस में जीरो होता है, हम सब जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के टाइम पे डेल्टा वी जीरो होता है, क्योंकि आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट होता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिसमें वी कांस्टेंट है तो नेचुरली उसका डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो जो डेल्टा एच का हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जब यहाँ पे मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो सिर्फ डेल्टा एच किसके बराबर बचेगा, डेल्टा यू के। और यही हमसे पूछा गया था, यही हमसे कमेंट करने के लिए कहा गया था कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले वो प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो वहां पे डेल्टा एच और डेल्टा यू एक बराबर होंगे, मतलब जो उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वही उसके एंथैल्पी का भी चेंज होगा, अगर कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में की जा रही है, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो। सेकंड, ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड यूज किए जा रहे हो। सॉलिड और लिक्विड के टाइम पे मैंने आपको बताया कि जो आप सॉलिड और लिक्विड के टाइम पे जो डेल्टा वी होगा वो जीरो होगा,
सॉलिड और लिक्विड के टाइम पे डेल्टा वी जीरो क्यों होगा? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप सॉलिड या लिक्विड कंसीडर कर रहे हो तो रिएक्शन के अंदर सॉलिड और लिक्विड्स के अमाउंट में बहुत कम फर्क आता है। लिक्विड और सॉलिड्स का वॉल्यूम लगभग लगभग उतना ही होता है, और सिंस उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, दैट्स व्हाई उनका डेल्टा वी कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। अगर फिर से डेल्टा वी जीरो हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू ही आएगा। तो अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ही है, कोई गैशियस कंटेंट नहीं है, तो आप उसका डेल्टा एच किसके बराबर ले सकते हो? डेल्टा यू के बराबर। अब यहाँ पे एक सवाल आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी के थ्रू क्यों नहीं जा रहा हूं? तो ये मैंने आपको तभी बता दिया था कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब उसमें क्या हो? गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो। हम लोग जिस कंडीशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें सब कुछ किसमें है? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला गैशियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के लिए है। और सॉलिड और लिक्विड्स के वॉल्यूम में लगभग लगभग ना के बराबर चेंज होता है। जब चेंज होता ही नहीं है तो जितना रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम होगा उतना ही उसके लगभग लगभग प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम ही इक्विवेलेंट है तो डेल्टा वी लगभग लगभग जीरो होगा। डेल्टा वी जीरो हुआ तो फिर डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर आ जाएंगे, ये जो मैंने पहले वाले में फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट, थर्ड केस वो है जिसमें एनपी और एनआर बराबर हो। अगर मैं आपको कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन दे दूं जिसमें प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हो, तो उस केस में भी अब इस बार आप फॉर्मूला लगा तो सकते हो, पर फॉर्मूले में डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो गई, क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि एनपी और एनआर हम लोग बराबर मान रहे हैं। अगर एनपी और एनआर बराबर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर है, तो डेल्टा एनजी की ही वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो गई तो अगेन अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो यहाँ पे अगर ये जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा और फाइनली मेरे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो इसमें से भी आपको कोई एक कंडीशन पूछी जा सकती है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टेट एनी टू कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशंस बता सकते हो, या अगर तीन पूछी जाती है तो आप तीनों के बारे में लिख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना अब तक जितना चैप्टर हमने पढ़ा था दैट वाज थर्मोडायनेमिक्स। अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली फॉर्मूले वही होंगे जो हमने अब तक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। द ओनली थिंग इज कि अब हम लोग वो फॉर्मूले केमिकल रिएक्शंस पे अप्लाई करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अभी आप लोगों ने इंथैल्पी चेंज निकालना तो सीख ही लिया है। किसी केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी को कितने तरीके से नाम रखे जा सकते हैं, या कितने टाइप की इंथैल्पी हो सकती है केमिकल रिएक्शंस में, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग वही देखेंगे। अब इसको हम लोगों ने टाइटल दिया एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे मैं वही रिएक्शंस कंसीडर करूंगा जिसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला चेंज हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस वाले दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक आप स्क्रीन पे देख रहे हो, फेज ट्रांजिशन। ये पढ़ाने के बाद मैं सेकंड वाले पे भी आता हूँ। फेज ट्रांजिशन में तीन ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन जब भी होगा 1 मोल ऑफ सॉलिड का, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस वक्त उस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होगी वो होगी उसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन ये तीनों के तीनों फेज ट्रांसफॉर्मेशंस है। कैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ये? अगर किसी भी चीज का फ्यूजन हो रहा है, मतलब वो चीज किसमें से कौन से स्टेट में जा रही है? इफ समथिंग इज बीइंग फ्यूज्ड, तो इसका मतलब है कि उसके सॉलिड स्टेट का कौन से स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है? लिक्विड स्टेट में। अगर कोई चीज वेपराइज्ड हो रही है तो वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रही है। और अगर कोई चीज सब्लिमेट हो रही है तो सब्लिमेशन कौन से रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं? व्हेन अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। नॉर्मल रूल क्या है कि पहले सॉलिड लिक्विड में जाएगा देन वो वेपर में जाएगा, राइट? बट अगर सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम सब्लिमेशन का रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा रिएक्शन कर रहे हो जिसके अंदर फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप क्या बुला सकते हो? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर कोई भी रिएक्शन में लिक्विड वेपराइज्ड हो रहा है तो उसकी एंथैल्पी को आप क्या बुला सकते हो? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और अगर किसी रिएक्शन में सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में चला जा रहा है, तो उसकी एंथैल्पी को आप क्या बुला सकते हो? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो, वेपराइजेशन हो या सब्लिमेशन हो, ये तीनों में फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं? या तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, या लिक्विड वेपर में जा रहा है, या फिर सीधे सीधे सॉलिड ही वेपर स्टेट में जा रहा है। तो इसीलिए इन तीनों को हमने कलेक्टिवली किसमें पढ़ा? फेज ट्रांजिशन में। नेक्स्ट है, इसके अलावा और तीन टाइप के एंथैल्पीज केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है। अब ये जो तीन टाइप है इनमें या तो कोई एटॉमिक या तो मॉलिक्यूलर चेंज आ रहा होगा। जैसे पहला मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स है
तो वो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो जब आप गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो आयनाइज्ड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। वैसे ही अगर आपके पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, अगर आप उस गैस के मॉलिक्यूल को तोड़कर उसके सारे एटम्स अलग अलग कर दोगे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन पहले मॉलिक्यूलर स्टेज में था और अब वो उसके दोनों एटम्स अलग अलग हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, एटमाइजेशन हुआ। एटमाइजेशन मतलब सारे एटम्स अलग अलग हो गए। तो ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लास्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आप किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो उससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो 6 डेफिनेशंस हैं, ये 6 डेफिनेशंस में एग्जाम में आपसे सिर्फ इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा और एक एग्जांपल पूछा जाएगा। डेफिनेशन में बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो आप फ्यूजन से इतना तो समझ जाओगे कि सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द ओनली थिंग इज कि जो भी कंडीशंस मैंने लिखी है यहाँ पे, वो कंडीशन आपको नहीं भूलना है। जैसे फ्यूजन के टाइम पे ये तो आपको पता होगा कि सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, पर कितना सॉलिड लेना है, तो 1 मोल सॉलिड लेना है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूजन आप कौन सी कंडीशन में कर रहे हो प्लस कितने अमाउंट का कर रहे हो। तो हर एक डेफिनेशन में बस आपको ये ध्यान से पढ़कर जाना है, और मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस में यही कंडीशंस लगेंगी। जैसे देख लो, फ्यूजन में भी 1 मोल ही लेना है और टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है। वेपराइजेशन में भी 1 मोल ही लेना है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है। सब्लिमेशन में भी 1 मोल लेना है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन की डेफिनेशन जानते हो, तो ये तीनों कंडीशंस के साथ अगर आप अप्लाई कर दोगे विद एग्जांपल, डेफिनेशन आप ऑन द स्पॉट लिख सकते हो एग्जाम में। नीचे जो मैंने एटॉमिक या मॉलिक्यूलर चेंज वाले जो 3 एग्जांपल दिए थे, उनमें कंडीशंस क्या क्या है। जैसे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप 1 मोल गैसियस एटम ही लोगे। वैसे ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालते टाइम भी आप 1 मोल गैसियस सब्सटेंस ही लोगे। ये 1 मोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये पर मोल के लिए डिफाइंड की गई है। इसीलिए अगर आपके डेफिनेशन में 1 मोल नहीं लिखा होगा तो आपके या तो हाफ मार्क काट लिए जाएंगे, एंड इन मैक्सिमम केसेस शायद आपको 0 मिल जाए। तो आप लोग 1 मोल लिखना मत भूलना। लास्ट डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में भी अगर आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी 1 मोल सब्सटेंस को आप एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, तो जब भी कोई सोल्यूट पानी में डिसॉल्व होता है, जनरली कई रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, तो वो रिएक्शन में जो भी डेल्टा एच निकलेगा वही होगा उसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता है प्लस कंडीशंस पता है, तो ऑन द स्पॉट आप इनकी डेफिनेशन एग्जाम में भी बना सकते हो।